नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी के लिए तो जाने जाते हैं, जो उन्होंने अचानक बृहस्पतिवार को फैसला लिया, जिसकी जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने दी। क्या थी जानकारी? 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है और ये संभवतः नए संसद भवन में होगा। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि अगर नए नई संसद में पहला सत्र बुलाना ही था, तो जो अभी मानसून सत्र गया है उसी को बुलवा लेते। पर बताया जाता है कि जिस समय मानसून सत्र आहूत किया गया था, उस समय बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तैयार नहीं थे नई पार्लियामेंट में कामकाज करने के लिए। दूसरी वजह यह बताई गई कि सब उस समय कोई शुभ मुहूर्त नहीं था नई संसद में पहला सत्र करने के लिए। अब शुभ मुहूर्त है, इसलिए संसद सत्र बुलाया गया है और वो भी विशेष बुलाया गया है। तो दूसरा सवाल ये पूछा जा रहा है कि 1 दिन के लिए बुला लेते, 2 दिन के लिए बुला लेते, ये 5 दिन के लिए क्यों बुलाया गया है? तो 5 दिन के लिए अगर विशेष सत्र बुलाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो ये सबके कान खड़े कर रहा है। जो मैंने शुरू में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही सरप्राइज के लिए जाने जाते हैं जो उन्होंने इस समय दिया है। वरना 19-20 दिन पहले ही तो मानसून सत्र समाप्त हुआ था। 11-12 अगस्त को, 20 जुलाई से 11-12 अगस्त तक के लिए था। उसमें भी बहुत सारे विधेयक पारित कराए गए थे। इसके बावजूद के मणिपुर हिंसा को लेकर के, महिलाओं के साथ व्यभिचार को लेकर के बहुत जबरदस्त हंगामे किए गए, पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया गया, फिर भी मोदी सरकार ने वो काम किया था। तो अब इसको लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं हैं कि इस विशेष सत्र में, 5 दिन के विशेष सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कौन से सरप्राइज देने वाले हैं। मेरा कहना है कि प्रधानमंत्री ऐसा मास्टर स्ट्रोक मारने वाले हैं जो विपक्ष के साथ साथ उनके बहुत सारे दूसरे विरोधियों के भी एक तरीके से मानस पटल पर अंकित होने वाले हैं। और चूंकि 4-5 राज्यों में दिसंबर तक चुनाव होने वाले हैं, इनमें तेलंगाना है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम है, तो तमाम तरह की बातें की जा रही है। कहा जा रहा है कि इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को कुछ लाभ मिल जाए, इसलिए ये विशेष सत्र बुलाया गया है और इसमें कुछ ऐसे विधेयक वगैरह पारित कराएगी मोदी सरकार जिसका फायदा उनको चुनाव में मिल जाए। नीतीश कुमार और ममता बनर्जी कुछ और ही अंदाजे लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब, लोकसभा का चुनाव भी इन 5 राज्य विधानसभा चुनाव के साथ ही हो सकता है, इसलिए तैयारी कर रही है। पर ये लोग भूल जाते हैं कि अभी शीतकालीन अधिवेशन भी तो होना है और अगर सही समय पर ही लोकसभा चुनाव होंगे, यानी मार्च अप्रैल में ही अगर चुनाव होने हैं, तो उससे पहले तो बजट सत्र भी आएगा। तो अभी विपक्ष सोच नहीं पा रहा है कि ये जो 5 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है, इसके पीछे की मंशा क्या है और मोदी कौन से सरप्राइज देने वाले हैं, कौन से मास्टर स्ट्रोक मारने वाले हैं। अब मीडिया को अगर देखें, तो जब से प्रहलाद जोशी का वो ट्वीट आया है, तब से मीडिया में तमाम तरह की चर्चाएं चल निकली हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि चूंकि चंद्रयान 3 सफल रहा है, सॉफ्ट लैंडिंग हुई है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि
हमारा जो चंद्रयान है वो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरा है और एक दिन बाद ही यानी 2 सितंबर को सूर्य का परीक्षण करने के लिए, उसकी खोज करने के लिए हमारा आदित्य L1 भी लॉन्च किया जाने वाला है। तीसरे, जब ये विशेष संसद सत्र शुरू होगा तो G20 सम्मेलन भी समाप्त हो चुका होगा, जो 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाला है। यानी इसके करीब-करीब 1 सप्ताह बाद 18 सितंबर से 22 सितंबर तक ये विशेष संसद सत्र होगा। अब अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि विशेष सत्र बुलाने की ऐसी क्या इमरजेंसी थी? ऐसी क्या जल्दबाजी थी? अभी शीतकालीन सत्र तो आने ही वाला है। अगर कोई ऐसा कामकाज है तो वो शीतकालीन सत्र में भी मोदी सरकार निपटा सकती थी, उसका इंतजार कर सकती थी। अच्छा, जो शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप है, अरविंद सावंत का बयान आ गया कि साहब जिस समय ये संसद सत्र होगा, उस समय गणपति पूजा का त्योहार मनाया जा रहा होगा। ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। तमाम तरह की बातें, मतलब मीडिया में भी अगर आप देखें, जब से ये घोषणा हुई है, कोई कह रहा है कि साहब कॉमन सिविल कोड जो है, इसका विधेयक मोदी सरकार लाने की तैयारी कर रही है। कोई कह रहा है कि साहब वन नेशन वन इलेक्शन, जो मोदी जी का एक सपना है और मोदी जी बहुत समय से इस पर बल देते आ रहे हैं, इसके लिए उन्होंने ये विशेष सत्र बुलाया है। कुछ का कहना है कि G20 सम्मेलन निपट चुका होगा, चंद्रयान चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतर चुका है, बहुत बड़ी कामयाबी है, अभूतपूर्व उपलब्धि है, तो इस पर चर्चा कराएंगे मोदी जी। अच्छा, कुछ का कहना है कि साहब जिस तरीके से उन्होंने विशेष सत्र बुलाया था रात्रि में जीएसटी को पास कराने के लिए, तो कुछ वैसा ही अनोखा करने वाले हैं, कुछ यूनिक करने वाले हैं। और विपक्ष का ये भी आरोप है कि चूंकि राहुल गांधी ने गार्जियन और कुछ दूसरे अखबारों में जो अडानी के बारे में नए खुलासे हुए हैं, नए खुलासे कौन से हुए हैं ये नहीं बता पा रहे हैं ये लोग, क्योंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जो कुछ कहा गया था और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो एसआईटी बैठाई थी और उसकी जो रिपोर्ट आ गई थी कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। सेबी ने भी जो रिपोर्ट दी थी उसमें भी कोई गड़बड़ी नहीं पाई थी। ये कहा गया था कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट बकवास है, बेसलेस है, उसमें कुछ सच्चाई नहीं है। अब गौतम अडानी की तरफ से, अडानी ग्रुप की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी हुआ है, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये पश्चिमी मीडिया में ये खबर आने के बाद, उसमें कहा गया है कि ये तो रिसाइकिल किया गया है। जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया था, इसमें वही सारी चीजें दोहरा दी गई हैं। यानी एक वितंडा खड़ा करना इनका एक मकसद है। लेकिन जयराम रमेश और कुछ दूसरे लोग कह रहे हैं कि चूंकि राहुल जी ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मोदी सरकार पर, खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक किए, अडानी और उनकी जो आपस में नेक्सस है उसको लेकर के जो राहुल जी ने हमले किए, उससे लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए अचानक सरकार ने विशेष संसद सत्र का ऐलान कर दिया। अब मैं आपको बताता हूं, जो ये कहा जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन का बिल पेश किया जा सकता है, या यूसीसी यानी कॉमन सिविल कोड वाला, जो बहुप्रतीक्षित एक और स्टेप है इस सरकार का, जो उठाया ही जाना है। क्योंकि खास तौर से 3 बातें भारतीय जनता पार्टी वर्षों से अपने मतदाताओं को कहती रही है। एक तो राम जन्मभूमि में ही भगवान राम का भव्य मंदिर, उसका निर्माण हो रहा है। जनवरी 2024 में वो उसके कपाट खोल दिए जाएंगे भक्तों के लिए। दूसरा वादा था इनका, जम्मू कश्मीर से 370 हटाएंगे। वो हटा चुके हैं ये 4 साल पहले, 5 अगस्त 2019 में। तीसरा इनका वादा रहा है कॉमन सिविल कोड, एक देश एक संविधान, एक देश एक कानून, एक देश एक झंडा।
एक देश में 2 संविधान नहीं चलेंगे, 2 झंडे नहीं चलेंगे। उसकी सबको प्रतीक्षा है, पर वो स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया था। पेश किए जाने के बाद स्टैंडिंग कमेटी ने उस पर कितना काम किया है, ये देखने वाली बात है। क्या वो काम निपटा चुकी है? तो अगर निपटा चुकी है तो उसको पेश किया जा सकता है। दूसरे, जो ये कहा जा रहा है कि मोदी जी का सपना है कि हर स्तर के चुनाव, नगर निकाय के, पंचायतों के और आपके जो विधानसभा है, जो लोकसभा है, इन सब के चुनाव एक बार करा लिए जाएं, ताकि पूरा देश फिर 5 साल तक काम करने के मूड में ही रहे, चुनाव के मूड में ना रहे। क्या ये हो सकता है? तो इसके लिए जो संविधान विशेषज्ञ हैं, जो संसदीय मामलों के विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है कि इसमें अभी बहुत पेंच है, वो सुलझाए जाने बाकी हैं। और जब तक इस पर सबकी सहमति ना बन जाए, तब तक इस तरह का बिल पेश करके करके सरकार या प्रधानमंत्री मोदी एक नए विवाद को जन्म नहीं देंगे इस समय। उनका कहना ये है कि मान लिया एक साथ सबके चुनाव हो गए सब राज्यों के, और बीच में किन्हीं कारणों से कोई राज्य सरकार गिर जाती है, बहुमत खो देती है, तो क्या अगले चुनाव तक की प्रतीक्षा करेंगे और वहां राष्ट्रपति शासन लगा देंगे? क्या ये ऐसा संभव है? इसके लिए तो संविधान में बहुत बड़े संशोधन करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी के संविधान में तो ये व्यवस्था है कि 6 महीने के भीतर ऐसी सूरत में आपको चुनाव कराने ही कराने हैं। तो इसमें क्या रास्ते निकाले जाएंगे, ये देखने वाली बात है। पर ये अभी सरप्राइज ही होगा अगर मोदी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन वाला विधेयक पेश करती है। तो फिर क्यों बुलाया गया है? जो मेरा मानना है, और कुछ और लोगों के दिमाग में भी ये बात आ गई होगी, पिछले दिनों एक घटना होकर के निपटी है। ईडी के जो डायरेक्टर हैं, उनको हटाने का फरमान सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया था। संजय मिश्रा, मोदी सरकार ने उनको तीसरा विस्तार दिया था। और जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जवाब तलबी की कि साहब इनको आप कानून के बियॉन्ड जाकर के या हमारे निर्देश के बावजूद के इनको आगे कार्यकाल ना दिया जाए, उनका फिर 1 साल के लिए कार्यकाल क्यों बढ़ा दिया गया? तो नरेंद्र मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को ये जानकारी दी कि जो एफएटीएफ का मामला है, उसको संजय मिश्रा देख रहे हैं। इसके अलावा भी सब जानते हैं कि संजय कुमार मिश्रा बहुत ही डेड ऑनेस्ट ऑफिसर हैं, और जब से वो डायरेक्टर बनाए गए हैं ईडी के, बिना किसी संकोच के, बिना किसी भय भीत हुए, उन्होंने बड़े से बड़े भ्रष्टाचारी की गर्दन को दबोचा है और उसको कानून के कटघरे में खड़ा करने का काम किया है। आप अगर मनमोहन सिंह के 10 साल के दौरान, यानी 2004 से 2014 के बीच में, और नरेंद्र मोदी के 2014 से 2023 के बीच में, यानी 9 साल, इनकी ही तुलना कर लें कि ईडी ने और सीबीआई ने कितने छापे मारे हैं, कितनी संपत्तियों की जब्ती की है, कितनी गिरफ्तारी की है, कितने कन्विक्शन हुए हैं। तो मनमोहन सिंह के 10 साल के कार्यकाल पर नरेंद्र मोदी के 9 साल बहुत भारी हैं। इतने भारी हैं कि कम से कम 4 साढ़े 4 गुना कार्रवाइयां हुई हैं। तो ये जो ममता बनर्जी से लेकर के शरद पवार, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस का पूरा कुनबा, यानी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, उधर ममता बनर्जी के भतीजे, इनके मंत्री पार्थ चटर्जी, उनकी महिला मित्र अर्पिता मुखर्जी, अ, अनुव्रत मंडल, बहुत सारे लोग जो, और इधर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, ये सब भी जो लपेटे में आए हैं और ये जो छाती पीट रहे हैं। 14 दल मिलकर के सुप्रीम कोर्ट गए थे कि ईडी और सीबीआई को, जो राजनीतिक दलों के नेता हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने से रोकिए मिलोड। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कह दिया था कि ये मैं नहीं कर सकता हूं, कोई केस लेकर के आइए, मेरिट पर उसकी हम जांच पड़ताल करेंगे, तब कोई फैसला करेंगे। ऐसे जनरली हम सीबीआई और ईडी को कार्रवाई करने से नहीं रोक सकते हैं।
बहरहाल संजय मिश्रा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक दिशा निर्देश जारी किया था जब मोदी सरकार ने कहा कि नहीं, इनको अभी और सेवा विस्तार देना बहुत जरूरी है, राष्ट्र हित में जरूरी है। तो कहा कि 15 सितंबर तक ये पद पर रहेंगे, उसके बाद ये पद पर नहीं रहेंगे। यानी हम 15 सितंबर तक की मोहलत आपको दे रहे हैं। तो मेरा ये मानना है, और बीच में ये चर्चाएं भी आई थी, बहुत कम आई, लेकिन ईडी और सीबीआई इन दोनों के ऊपर एक पद, यानी संयुक्त पद, उसी तरीके से बनाने की मोदी सरकार तैयारी कर रही है जिस तरीके से अजित डोभाल जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, उनके अंडर में आईबी और रॉ काम करती है, और जिस तरीके से जो सीडीएस है उसके अंडर में हमारी तीनों सेनाएं काम करती हैं, नौसेना, वायुसेना, थल सेना। इसी तरीके से जो आपका सीबीआई है और ईडी है, इसके ऊपर एक चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का पद क्रिएट करने की तैयारी मोदी सरकार कर रही है। इसके संकेत सरकार की तरफ से दिए जा चुके हैं। अब सवाल ये है कि विशेष सत्र क्यों बुलाया गया है? तो विशेष सत्र इसलिए बुलाया गया है ताकि इसके लिए कानून बना दिया जाए। कानून बन जाएगा तो ना सुप्रीम कोर्ट इंटरफेरेंस करेगी, ना कोई भाग करके फिर सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इसमें हस्तक्षेप की मांग कर पाएगा। जैसे दिल्ली में एक टंटा खत्म कर दिया मोदी सरकार ने, जो अध्यादेश लेकर के आई थी, दिल्ली सेवा अ, से संबंधित जो अध्यादेश लेकर के आई थी, उसकी जगह कानून बना दिया। अब कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा। अभी चैलेंज किया है अरविंद केजरीवाल ने कि साहब ये असंवैधानिक है, तो सुप्रीम कोर्ट बता देगी कि असंवैधानिक है, असंवैधानिक है। इसी तरीके से संजय मिश्रा को एक बड़ी जिम्मेदारी देकर के वो सारे कामकाज आगे भी जारी रखने की व्यवस्था मोदी सरकार करने वाली है, जिससे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत रुकने की आशंका बलवती हो गई है कि 15 सितंबर के बाद ये पद पर नहीं रहेंगे। और इस दुनिया की कुछ ताकतें हैं जो इस समय भारत से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जले भुने बैठे हैं। वो किसी तरीके से एफएटीएफ में भारत को ग्रे लिस्ट में डलवाने की साजिशें रचने में लगे हुए हैं। और चूंकि संजय मिश्रा ही एफएटीएफ से रिलेटेड सारे मसले देख रहे हैं, ईडी की जितनी जांच चल रही है भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, वो मामले भी उन्हीं की देखरेख में चल रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह नहीं चाहते कि किसी भी तरह की इसमें बाधा हो, अवरोध उत्पन्न हो। इसलिए बहुत संभव है कि संसद के विशेष सत्र में कुछ और कानून, कुछ और बिल पेश किए जा सकते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन भी हो सकता है, यूसीसी भी हो सकता है, लेकिन संजय मिश्रा को के लिए एक विशेष पद की कानूनी तौर पर संरचना और वहां उनकी ताजपोशी, मुझे लगता है कि नई संसद में जो पहला सत्र होने जा रहा है उसमें ये भी एक बहुत अहम कानून मोदी सरकार पास कराने वाली है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।